हेलो एवरीवन। सो आरटीपी नवंबर 2020 से रिलेटेड ये वीडियो है। क्या नया था इस बार की आरटीपी में? अगर पहले अपन इसको सम अप करें इनिशियल 2 से 3 मिनट्स में, फिर अपन इन डेप्थ जाएंगे एक एक क्वेश्चंस पे। तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको इस आरटीपी में नए मिलेंगे, जबकि जो 3 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आईसीआई के पब्लिकेशन में थे, वही क्वेश्चन यहां पे रखे गए। एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो सौराष्ट्र गुजरात जून 2019 में जो उनका सेपरेटली पेपर हुआ था वहां से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो है डीपीपी से रिलेटेड, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ऑलरेडी आईसीआई के पब्लिकेशन में वाला क्वेश्चन अवेलेबल है। और एक एमटीपी मई 2020 में एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन दिया था आईसीआई ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ऊपर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन कम था और जो स्ट्रेटेजी आपको बताना था वो रिलेटेड था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के साथ, वो ज्यादा स्पेशल पार्ट था उस क्वेश्चन का। वापस से उस क्वेश्चन को चांस मिला है इस आरटीपी में भी, जो एमटीपी मई 2020 में पूछा गया था। तो 3 क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो ये चीजें आरटीपी में हैं करंट वाली, बल्कि बाकी जो 7 क्वेश्चन है दे आर ऑल टुगेदर न्यू। तो डेफिनेटली बेटा जब अपन इस आरटीपी को फुल लेंथ में डिस्कस करेंगे तो इन 3 क्वेश्चन में से अपन 2 क्वेश्चन अवॉइड करेंगे। गुजरात वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वाला क्वेश्चन ना किया हो, तो वाला क्वेश्चन जरूर अपन देखेंगे। लेकिन जो डीपीपी का क्वेश्चन है या जो एमटीपी मई 2020 का क्वेश्चन था उसको अपन यहां पे अवॉइड करेंगे। तो अपना टारगेट रहेगा इस आरटीपी में नवंबर 20 की आरटीपी में अपन 8 क्वेश्चंस करें। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। सेकंड देखेंगे तो आईसीआई ने इस आरटीपी को ड्राफ्ट करते समय कहीं ना कहीं मेहनत जरूर किया बेटा, वो रिफ्लेक्ट होती है जब आप इस आरटीपी को देखते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बहुत इजी रहता है जो भी बंदे रहते हैं उनके लिए कि कट कॉपी पेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस ला दीजिए, आरटीपी एमटीपी या एग्जामिनेशन पेपर आपका तैयार हो जाता है। लेकिन आप इन क्वेश्चंस में देखेंगे कुछ एक क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आपके आईसीआई के पब्लिकेशन में मिलेंगे, लेकिन जो उन्होंने ट्विस्ट डाला है ना एक, वो उस क्वेश्चन को फिर बहुत स्पेशल बनाता है। तो माइंड अप्लाई हुआ है जरूर आईसीआई के द्वारा यहां पे इस आरटीपी में प्लस प्लस प्लस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस आरटीपी में कहीं ना कहीं हेल्थ केयर इंडस्ट्री या कोविड-19 के कारण जो भी इंडस्ट्री में चेंजेस आया है उसका कोई ना कोई पार्ट, कुछ ना कुछ हिंट वो जरूर देगा, लेकिन नहीं दिया आईसीआई ने। हो सकता है वो नवंबर 20 के लिए रख रहा हो बेटा। तो बी रेडी फॉर दोस क्वेश्चन जो कोविड-19 से रिलेटेड और स्पेशली जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। मैं नवंबर 20 वाले स्टूडेंट्स को खासकर बोलना चाहूंगा बेटा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले जो कंसेप्ट है ना आपका, वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वाले कंसेप्ट पर आईसीआई जरूर आपको टेस्ट कर सकता है नवंबर 2020 में, क्योंकि वो जो पूरा बैकबोन होता है हर इंडस्ट्री का, क्योंकि आज की तारीख में बोला जाता है कंपनी से कॉम्पीट नहीं करते, उनके प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं करते हैं, उनकी सप्लाई चेन कॉम्पीट करती है आपस में। तो जिस बंदे की सप्लाई चेन सुपीरियर है डेफिनेटली वो इंडस्ट्री में उसको एक्स्ट्रा एज होती है। तो इस पूरे ईयर 2020 में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे चेंजेस आए हैं, जो उस पे इंपैक्ट आया है, उस पे आप जरूर नजर रखिएगा बेटा। हो सकता है नवंबर 20 में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले। मैं रेगुलरली अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक मिल जाएगी इसी यूट्यूब लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैं रेगुलरली अपडेट करूंगा। अभी 2 से 3 आर्टिकल में उसमें दूंगा कि जो कोविड-19 के कारण इंडस्ट्री में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, जिसके ऊपर चांसेस है कि केस स्टडीज आ सकती है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सितंबर के एंड में या मैक्सिमम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं जरूर आपके साथ 2 से 3 केस स्टडीज कोविड-19 से रिलेटेड जरूर शेयर करूंगा, जो मुझे लगता है पर्सनली वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा नवंबर 2020 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उससे पहले एक और अनाउंसमेंट है, मैं वो कर देता हूं, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने एक आपको 2 डेज बिफोर एक पीडीएफ मैंने आपको इश्यू किया हूं बेस्ड ऑन टॉप 50 क्वेश्चंस। तो उम्मीद है बेटा ये आपको जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो गई होगी। इस पीडीएफ में आप देखेंगे हमने टॉप 50 क्वेश्चंस चूज किया है फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट, जो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस पेपर के लिए। मोर और लेस पेपर का स्ट्रक्चर यहीं पे डिजाइन होना चाहिए।
तो ये आरटीपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बेटा, तो वहां से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट भी किया कि इन क्वेश्चंस पर थोड़ा कंपैरेटिवली आप एक्स्ट्रा वेट दीजिएगा, बाकी जो आपने अपने लिए मार्किंग किया है वो क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट बेटा, इस बार की जो आरटीपी आई है वो स्टार्ट करते हैं अपन। अभी अपना टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर सेशन में कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन पे अपना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि दे आर वेरी स्पेशल क्वेश्चन एज कंपेयर टू द लास्ट 5 क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन है, उनमें से जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है दे आर रियली सुपर। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत 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 यूनिकली उसको ट्विस्ट दिया गया है। टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है वो, लेकिन उसमें वैल्यू चेन एनालिसिस की जो प्राइमरी एक्टिविटीज उन्होंने वहां पे लिंक किया है, दैट इज वेरी स्पेशल पार्ट। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज अ सुपरबली ड्राफ्टेड क्वेश्चन, क्योंकि जब वो क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में बच्चों के सामने आता तो वो बच्चा उसको कैलकुलेशन के लेवल पे ले जाता, जबकि अपन सीखेंगे कि उसको कैलकुलेशन के लेवल पे हमें क्यों नहीं ले जाना है, सिर्फ और सिर्फ हमें उस पर डिस्कशन करना है, कोई कैलकुलेशन उस क्वेश्चन में क्यों इन्वॉल्व नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडीज विद क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है बेटा आपके पास की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, तो ज्यादा आपको इफेक्टिवली इसका बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एयरलाइंस कंपनी का क्वेश्चन है, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जो वॉल्यूम नंबर 3 है आईसीआई का, उसमें जो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन है लगभग मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन कुछ एक चीजें इस क्वेश्चन में आईसीआई ने ऐसी इंट्रोड्यूस किया है जो अभी तक कोई भी पब्लिकेशन में नहीं था। तो एक बहुत स्पेशल कंसेप्ट आप इस क्वेश्चन में नया पढ़ेंगे, ऑल टुगेदर नया, जो अभी तक आईसीआई के कहीं भी कंटेंट में नहीं था, एंड दैट इज फोकस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड फोकस्ड सुपीरियर परफॉर्मेंस। वो बहुत स्पेशल पार्ट है इस केस स्टडी का अपने आप में। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए, BA इज द सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन द कंट्री X. Aviation industry in the country X is growing fast. तो मेरे क्लाइंट का नाम है BA, ये कंट्री X में ऑपरेट करते हैं, एयरलाइन सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन 2011 45 मिलियन ट्रेवल्ड टू एंड फ्रॉम विद इन द कंट्री X। तो एक डेटा बता रहा है कि क्या पैसेंजर का वॉल्यूम था। 2020 में ये 100 मिलियन हो जाएगा, ग्रोथ बता रहा है, जबकि ये 300 मिलियन हो जाएगा 2030s में। एंड बाय 2025 कंट्री X इज एक्सपेक्टेड टू बी थर्ड लार्जेस्ट एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट इन द वर्ल्ड बिहाइंड द यूएस एंड चाइना। तो इस पैरा को अगर आप बहुत माइन्यूटली रीड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस पैरा में कंपनी की इंफॉर्मेशन कम दिया है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कम दिया है, जो एज अ होल इंडस्ट्री है उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है कि इंडस्ट्री में वॉल्यूम क्या मिलेगा, और जो हमारी कंट्री X है वो वर्ल्ड मैप पे कौन से नंबर पे आ जाएगी 2025 में। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मीट द सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, however it will create challenges also for the airline industry and its industry partners. जब भी अपन इंडस्ट्री पार्टनर्स की बात करते हैं यहाँ पे एयरलाइन एविएशन सेक्टर में, मैंने जस्ट लेक्चर के शुरुआत में बोला था बेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट नवंबर 20 के लिए हमें पर्सनली लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। माइट बी दैट विल बी अ किंग मेकर इस अटेम्प्ट के लिए, लेट्स सी जब वो पेपर आएगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री पार्टनर्स का मतलब है जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन होती है। रिपीट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 2 टाइप की हमारे पास सप्लाई चेन होती है, एक होती है अपस्ट्रीम सप्लाई चेन और एक होती है डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन। बहुत सारे पार्टनर्स रहते हैं इसमें, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में भी और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन में भी। तो उनकी बात कर रहा है, सभी के लिए चैलेंजेस क्रिएट होंगे गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब फिर से सेकंड पैरा में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी इन्होंने कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं किया है, अभी भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक ही बात चल रही है। गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू एंश्योर दैट ब्रॉडर बिजनेस एंड पॉलिसी एनवायरमेंट should not place hurdle which inhibit growth and reduce the level of benefit that aviation can deliver to the nation. The industry, its supply chain partners, government and the policy maker have a clear mandate to work in collaboration towards the common goal of ensuring the aviation sector and social benefits are fulfilled. तो अगेन आप देखेंगे बेटा ये जो फर्स्ट 3 पैरा है they are not related to my client जिसका नाम है BA। ये जो तीनों पैरा है ये हमारी पूरी एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है। तो ये यूजफुल है
या नहीं है, ये आपको पता लगेगा जब आप रिक्वायरमेंट पार्ट पे फोकस करेंगे। रिक्वायरमेंट पार्ट से हमसे क्या एक्सपेक्ट किया है, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि तीनों पैरा जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैरा है, क्या ये मेरे काम का है या नहीं है। चलिए बड़े अपन आगे। बिकॉज डिस्पाइट ऑफ ऑपरेटिंग इन वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, कंपनी स्ट्रगल फॉर पैसेंजर। अब यहां से प्रॉब्लम उन्होंने काउंट कराना में स्टार्ट किया है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, आप कंट्री एक्स में हो जिसकी ग्रोथ वर्ल्ड में फास्टेस्ट है, फिर भी पैसेंजर के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, लेट्स सी आगे और कोई इंफॉर्मेशन हमें देता है क्या इससे रिलेटेड। कंपनी फेसिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। Aviation turbine fuel constitute about 40% of operational cost in country X and are taxed higher here than anywhere else in the world। अब पूरा ब्रेकअप बता रहा है, जो भी इंडस्ट्री की कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट है, बीए बोला यहां पे स्पेसिफिक हमारे लिए बात कर रहा है, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट का 40% बिलोंग करता है एविएशन टरबाइन फ्यूल को। और एक थोड़ा सा कंप्लेन भी कर रहा है ये कि हम जिस कंट्री में, वहां पे टैक्स हाईएस्ट है इस एविएशन टरबाइन फ्यूल में। तो ये मैं सेकंड नोट दे देता हूं उसको, इससे रिलेटेड हमारे को कहीं ना कहीं इश्यू है। आगे उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चार्जेस 14% ड्यूटी while the state government pile on their own local tax that can go as high as 29%। तो अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो 40 to 43% के आसपास ये आपका टैक्स आ रहा है। ये सेकेंड प्रॉब्लम है इनकी। थर्ड प्रॉब्लम, करेंसी डेप्रिसिएशन इज हिटिंग एयरलाइन हार्डर। थर्ड इश्यू है ये करेंसी डेप्रिसिएशन। देखिए उन्हीं कंपनी को अधिकतर ये ज्यादा इंपैक्ट आता है जिनका ऑपरेशन न सिर्फ कंट्री एक्स में है बल्कि आउटसाइड कंट्री एक्स में भी है, उन्हीं को ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है करेंसी डेप्रिसिएशन से। तो थर्ड प्रॉब्लम जो बता रहा है कि करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण भी इस सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है। अबाउट 25 to 30% ऑफ देयर कॉस्ट, ऊपर था 40% एटीएफ फ्यूल का। अब कुछ ऐसी कॉस्ट है जिसका डिनोमिनेशन आपके कंट्री एक्स की करेंसी में नहीं है, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, उसी में आपको पेमेंट करना पड़ता होगा। उनका अगर परसेंटेज देख रहे हैं तो 25 to 30% है। एक्सक्लूडिंग एविएशन टरबाइन फ्यूल आर डॉलर डिनोमिनेटेड। अब कुछ एग्जांपल्स दिया है इस 25 to 30% में क्या क्या आ रहा है। एयरक्राफ्ट लीज रेंटल, मेंटेनेंस कॉस्ट टू ग्राउंड हैंडलिंग एंड पार्किंग चार्जेस अब्रॉड एक्सेट्रा। तो पहली प्रॉब्लम थी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में भी वी आर स्ट्रगलिंग फॉर पैसेंजर। सेकेंड प्रॉब्लम है एविएशन टरबाइन फ्यूल की। लेकिन जब आप सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे एविएशन टरबाइन फ्यूल के लिए, वो पर्टिकुलरली सिर्फ हमारी कंपनी को अफेक्ट नहीं कर रही होगी, इस कंट्री में जितनी भी एयरलाइंस है सभी को अफेक्ट कर रही होगी। थर्ड, हो सकता है हमें अफेक्ट कर रही हो लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर को अफेक्ट नहीं कर रही हो। जरूरी नहीं है जिन बंदों से हम कॉम्पीट कर रहे हैं सभी का ऑपरेशन अब्रॉड भी हो। फोर्थ पॉइंट, विद द एंट्री ऑफ लो बजट कैरियर, full service carrier like our client that have higher overhead cost have been forced to offer discount to passenger looking for great bargain। तो अब ये चौथी प्रॉब्लम ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ऐसे पैसेंजर जो प्राइस सेंसिटिव है उनके लिए लो बजट कैरियर्स भी एयरलाइन कंपनी भी अवेलेबल है, जबकि हम फुल सर्विस कैरियर है। तो जिसके कारण अगर वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो कंपटीशन में बने रहने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं फिर डिस्काउंट ऑफर करना पड़ता है। लेकिन एक पॉइंट, एक बहुत स्पेशल पॉइंट है इसमें, जो जनरली डिस्काउंट जैसी दिखता है ना, वहां पे कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है, और वो है हमारा जो ओवरहेड कॉस्ट है वो हायर है एज कंपेयर टू लो बजट कैरियर। नेचुरल सी बात है बेटा, लो बजट कैरियर मतलब उनका लिमिटेड रूट्स है, लिमिटेड सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। फुल सर्विस कैरियर मतलब हमारी लोकेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, न सिर्फ हम इस पर्टिकुलर कंट्री में फ्लाई करते हैं बल्कि हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ऑपरेट करते हैं, इनको बोला जाता है फुल सर्विस कैरियर। तो ये जो बंदे हैं उनके पास लो ओवरहेड कॉस्ट है, जबकि हमारे पास हाई ओवरहेड कॉस्ट है, इसके बावजूद भी कंपटीशन में बने रहने के लिए हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। ये फोर्थ प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। नेक्स्ट, continuous improvement in tourism infrastructure, tourism policies, HR development, airport infrastructure density
are among the areas that could further enhance country's X competitiveness. Ease of doing business over the last 5 years has risen. ये कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये तो हमारे लिए बेनिफिट है कि कंट्री एक्स में अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है टूरिस्ट पे रिलेटेड ये और भी ज्यादा इंप्रूव होगा। तो अभी अपन इसमें कोई मार्किंग नहीं कर रहे क्योंकि सच नहीं लग रहा है कि कोई भी एक इशू है ये। इंटेंस कंपटीशन अमॉन्ग डोमेस्टिक एयरलाइन कैरियर्स, वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा ना, डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरियर, the need to capture a slice of the ever expanding market and passenger price sensitivity makes the airline difficult to raise the tickets price. ये इस फैक्टर की क्यों बात करें बेटा अपन, कोई ऐसा नहीं है कि एयरलाइन सेक्टर में ही ये प्रॉब्लम है। आज की तारीख में आपके हाथ में सेल प्राइस नहीं है, यू आर अ प्राइस टेकर नॉट द प्राइस सेटर। तो इस इंडस्ट्री में भी है, तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे क्लाइंट के लिए कि ये कंपटीशन फेस कर रहा है। आज की तारीख में हर इंडस्ट्री, ये तो एविएशन है, इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, इंटेंसिफाइड कंपटीशन हर जगह अवेलेबल है। यू कैन नॉट रेज द प्राइस बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। टुगेदर दिस फैक्टर हैज नाउ प्लंज्ड कंट्री एक्स एविएशन इंडस्ट्री टू इट्स मोस्ट प्रीकेरियस फेज इन द लास्ट 3 years or so. Company facing huge competition as a year of sharp U-turn for ex-aviation industry from record profit in financial year 1920 to mega losses. मतलब अगर अपन लास्ट ईयर की बात करें तो हमें रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ था, जबकि करंट ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉस बहुत ज्यादा है, रिजल्टिंग इन डायरेक्ट नीड ऑफ रिकैपिटलाइजेशन. Company has been appealing to the government for a decade for a reduction in taxes on fuel, but all in vain. ATF is 35 to 40% more expensive in country X than in the rest of the world because of relatively high tax rate. इसके बारे में अगर अपने से रिक्वायरमेंट पार्ट में कुछ पूछेगा, अपन बोलेंगे अपने क्लाइंट को कि भैया देखिए ये कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, आपकी अकेले कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा कि हमारी कंट्री में टैक्स हाई है। जब तक आप एक कार्टेल बना के एक साथ फोर्स नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, तब तक कहीं भी टैक्स कम नहीं होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, और मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट होती है एक ही कंट्री में, तो कैसे आप सभी में कंसेंसस लाएंगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक क्लियर कट अगर आप माइकल पॉटर या डेमिंग सर, एडवर्ड डेमिंग, इनकी अगर थ्योरी अपन अप्लाई करते हैं तो क्लियर कट बोलते हैं आपके पास जो इनएफिशिएंसी आप उस पर फोकस करो, आपके पास जो इनोवेशन हो सकता है आप उस पर फोकस करो। जो चीज ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो जनरली आपके कंट्रोल में नहीं है, इनके बेस पर रिलाय करके आप अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देखते काम आता है कि नहीं आता है। रिक्वायरमेंट पार्ट में सबसे पहली चीज जो हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें वर्ब क्या यूज किया गया है। वर्ब यूज किया गया है एडवाइस। क्या एडवाइस करना है? हमें स्ट्रेटेजी एडवाइस करना है that company should follow in order to gain superior performance and competitive advantage over its competitor. वापस पढ़ लीजिए बेटा रिक्वायरमेंट पार्ट, क्योंकि रिक्वायरमेंट पार्ट क्लियर कट हमें गाइड करता है कि अल्टीमेटली हमें इस क्वेश्चन से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एडवाइस द स्ट्रेटेजी दैट क्लाइंट शुड फॉलो in order to gain superior performance and competitive advantage over its competitor. आपके पूरे सिलेबस में कहीं पे अगर ये वर्ड बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है तो वो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर क्वेश्चन है। इवन जब आप हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस की लिस्ट देखेंगे जो हमने आरटीपी रिलीज होने के पहले ही किया था, तो हमने भी जो उस चैप्टर में चूज किया चैप्टर नंबर 1 में, वो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर। हमें भी लगता है कि आगे कहीं ना कहीं चल के इसका नवंबर 20 में रिफ्लेक्ट आपको मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सा कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है, वो क्लियर कट दिया हुआ है कि हमें सुपीरियर परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला कंसेप्ट लगाना है, और जो वर्ब यूज किया है वो यहाँ पे एडवाइस वर्ब यूज किया है। तो देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्ट्रक्चर आपके सामने, पहले अपन जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन आएंगे इसके स्ट्रक्चर में। सबसे पहला रिक्वायरमेंट पार्ट में एडवाइस वर्ब बोला है। आईसीआई ने जो एक वर्ब की पूरी लिस्ट आपको इशू किया था उसके हिसाब से एडवाइस का मतलब है अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट
that leads to one or more choices to management। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब भी एडवाइस बोलेगा तो सिर्फ आप एक चॉइस नहीं देंगे, आपको कम से कम 2 या 2 से ज्यादा चॉइस देना पड़ेगा, ताकि उन चॉइस में से मैनेजमेंट पर सिलेक्ट कर पाए उसे कौन से स्ट्रेटेजी में जाना है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसी डेफिनेशन में, आर्ग्यूमेंट। मतलब आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट भी रखना है, प्रेजेंट करना है, साथ में अगर कोई उसका निगेटिव पॉइंट है तो वो भी आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, वर्ड बहुत बहुत मैटर करता है। अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन बोलता तो बात अलग होती। जो वर्ड का मीनिंग है वो आर्ग्यूमेंट है, और आर्ग्यूमेंट कभी भी वन साइडेड नहीं जाता है। आर्ग्यूमेंट में आपको फेवर में अनडाउटेडली बात करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो अदर कॉइन है वो भी आपको उसके बारे में भी डिस्कशन करना है। प्लस आपको यहां पे 2 और मोर चॉइसेस यहां पे मैनेजमेंट को देना है, ताकि उनमें से वो सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो पहला वर्ड एडवाइस वर्ड है, क्लियर हो गया आपको ये। सेकंड, कहां का कंसेप्ट है, चैप्टर नंबर 1 में आप देखेंगे तो पेज नंबर यहां पे दिया हुआ है। अब मैंने दिया हूं जनरल में यूजलेस पैरा हमारे लिए फर्स्ट टू थर्ड, एंड लास्ट पैरा हमारे लिए टोटली यूजलेस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट से थर्ड पैरा में जब आप देखेंगे तो वहां पे पूरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात किया है। कहीं भी हमारा जो क्लाइंट है उसको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, कंपटीशन में रिमेन रहने के लिए क्या करना चाहिए, उन तीनों फर्स्ट पैरा में कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यूजलेस पैरा, कहीं हमारे आंसर में काम नहीं आना है। प्लस लास्ट वाले में भी वही दिया था कि टैक्स रेट ज्यादा है, टैक्स रेट सभी के लिए ज्यादा है, तो इंडस्ट्री रिलेटेड है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है हर पैरा हर पॉइंट आपको कहीं ना कहीं कोरिलेट करना है। हो सकता है कुछ पैरा या कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हो जो क्वेश्चन में बिल्कुल भी काम के नहीं है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इसका अभी पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स बिलोंग टू थ्योरी, और सिर्फ आप थ्योरी लिखेंगे तो 4 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस पर नंबर स्कोर करोगे, दैट इज जस्ट 20%। आपको यह पता होना चाहिए सुपीरियर परफॉर्मेंस क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है, उनके कुछ टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशन पता होना चाहिए। यू विल गेट 4 आउट ऑफ 20 मार्क्स। फिर एप्लीकेशन पार्ट यहां पे 30% है। एप्लीकेशन पार्ट का मतलब होता है बेटा जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको कैसे आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज से कोरिलेट करते हो, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन पार्ट। आई रिपीट, एप्लीकेशन पार्ट का मतलब जो क्वेश्चन में आपको चीजें दिया है, जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज और क्वेश्चन की डिटेल को आप आपस में कैसे कोरिलेट करते हो, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन पार्ट। और इस क्वेश्चन का सबसे स्पेशल पार्ट है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो आपके इमेजिनेशन लेवल पर आईसीएआई ने रखा है। मतलब रियल वर्ल्ड में जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना एयरलाइंस की सर्विसेज, उससे रिलेट करना है अपने आप को, और कहीं ना कहीं वो पॉइंट आपको यहां पे देना है। आप देखिएगा जो इसका मॉडल आंसर है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आप पढ़ के लगेगा हाँ यार ये चीज होती है, लेकिन आईसीएआई क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, आप उन चीजों को कोरिलेट कर पाओ रियल लाइफ से। यार एयरलाइन सेक्टर का क्वेश्चन है, इमेजिनेशन पार्ट इन्वॉल्व है, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस आती होगी, हम क्या क्या उसमें सजेशन दे सकते हैं, वाला पार्ट स्पेशल है। और जहां बेटा ये इमेजिनेशन का परसेंटेज बढ़ता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी समय ज्यादा लगता है, प्लस थोड़ा सा इसका लेवल रहता है। ठीक है, चलिए अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे, वो पहले अपन क्लियर कर लेते हैं, फिर फाइनली अपन इसके स्ट्रक्चर पार्ट में जाएंगे कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसकी ड्राफ्टिंग क्या होना चाहिए, फिर इसके बारे में अपन पूरा डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपके साथ टोटल 4 डेफिनेशन शेयर करना चाहूंगा, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। 2 डेफिनेशन बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती है अपने आप में, यहाँ पे दोनों डेफिनेशन की मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक है हब एंड स्पोक मॉडल एयरलाइंस कंपनी के लिए, दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल की बात करूं तो जो मेरे आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ये हब एंड स्पोक मॉडल है। मतलब ये सिटी ए है और ये सिटी बी है। हब एंड स्पोक मॉडल में क्या होता है, अगर कोई पैसेंजर को सिटी ए से सिटी बी में फ्लाई करना होता है तो हम उसको कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं देते हैं, हम उसको कनेक्टिंग फ्लाइट देते हैं। ये स्पोक, दिस आर नोन एज स्पोक, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं स्पोक है, एंड दिस आर नोन एज हब। तो हम उस सिटी ए को पहले कनेक्ट करेंगे हब
1 से, फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे हब 2 से, फिर फाइनली हमारा बंदा रीच करेगा डेस्टिनेशन बी में। जनरली आप देखते हो इंडिया का भी बेटा यही है, अगर मुझे इंदौर से जम्मू जाना है तो मेरे पास कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मुझे वाया दिल्ली ही जाना पड़ेगा। वही एयरलाइंस पहले मुझे दिल्ली ले जाएगी, हो सकता है मुझे उसी प्लेन में वो कंटिन्यू करे, या कभी कभी मुझे प्लेन चेंज भी करना पड़ता है। तो इंदौर से जम्मू के लिए इंदौर और जम्मू ये हो गए इनके स्पोक, और हब जो हो गया इनका वो हो गया दिल्ली। तो हब एंड स्पोक मॉडल, डायरेक्ट फ्लाइट आपकी कंपैरेटिवली कम रहती है, कनेक्टिंग फ्लाइट वाला मॉडल रहता है। और पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम वाला, अगर मुझे ए सिटी से बी सिटी जाना है तो डायरेक्टली नॉन स्टॉप फ्लाइट मुझे मिलती है। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां, जेट एयरवेज भी हुआ करती थी, अब नहीं उसका एग्जिस्ट है, एयर इंडिया हो गया, जनरली ये प्रेफर करते हैं आपका हब एंड स्पोक मॉडल, है ना। और जितनी लो एयरलाइंस है, जब आप उनको देखेंगे, लो कैरियर एयरलाइंस है, वो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो दो इनका ऑपरेटिंग एरिया है, या तो वो हब एंड स्पोक मॉडल पे ऑपरेट करेंगे, या तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम पे ऑपरेट करेंगे। फिर टर्न अराउंड टाइम, बहुत अच्छा कंसेप्ट है टर्न अराउंड टाइम से रिलेटेड। जब आप इसका पूरा डिटेल में केस स्टडी पढ़ेंगे, हाँ पहली बात तो जो केस स्टडी आईएसआई ने आज पे दिया है ना बेटा, जिन बच्चों का नवंबर 20 में अटेम्प्ट है उनसे तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जिन बच्चों का भी 2021-22 में अटेम्प्ट है मैं उनको जरूर बोलूंगा, अगर आप और अप्रिशिएट करना चाहते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 को, तो दो कंपनी के, मैं आपको 3 कंपनी के नाम बोल रहा हूं, आप उनकी केस स्टडीज पढ़िएगा और फिर इसका आंसर पढ़िएगा। यू विल रियली एंजॉय दिस सिचुएशन। आपको लगेगा हाँ यार, ये जो केस स्टडी ड्राफ्टेड है ये तो पूरा रियल वर्ल्ड में जो सिचुएशन हुई है उसी को लेकर बनाई गई है। एक कंपनी खुद आईएसआई ने अपने आरटीपी में दिया है जिसका नाम है साउथ वेस्ट एयरलाइंस, यूएसए की कंपनी है, बहुत सारा मेजर पोर्शन उसी से रिलेटेड है। फिर यहां पे एक जो फोकस्ड सुपीरियर परफॉर्मेंस की बात किया है, उसके लिए आप चाहे तो दो कंपनी की केस स्टडी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। पहला है एयर एशिया, जो एक लो कॉस्ट कैरियर है, जो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम पे ज्यादा बिलीव करता है, और मलेशियन एयरलाइन, अगर मुझे यहां से मलेशिया जाना है इंडिया से, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मेरे पास एयर एशिया भी है, मेरे पास मलेशियन एयरलाइंस भी। लेकिन जब आप सर्विसेज देखेंगे तो एक लो कॉस्ट कैरियर है, दूसरा फुल सर्विस बोर्ड कैरियर है। तो वहां पे एक बहुत अच्छा कंपैरिजन होता है उन बच्चों के लिए जिनका भी अटेम्प्ट नवंबर 20 में नहीं है, वो जरूर आप देखिएगा बेटा, यू विल डेफिनेटली कोरिलेट दिस केस स्टडी विद द रियल लाइफ। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि जब तक मेरा प्लेन ग्राउंड पे है वो मुझे कुछ भी रेवेन्यू नहीं देता है। एग्री? बहुत ही सिंपल पॉइंट है बेटा, वो ग्राउंडेड है तो मुझे कोई भी रेवेन्यू नहीं देगा, वो जितना ज्यादा देर फ्लाई करेगा वो मुझे उतना ज्यादा रेवेन्यू देगा। तो टर्न अराउंड का टाइम का मतलब है जब प्लेन लैंड किया एक पर्टिकुलर सिटी पर, कितनी जल्दी वो टेक ऑफ कर जाता है दूसरे सिटी के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द लैंडिंग एंड द टेक ऑफ ऑफ प्लेन इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। सिंपल भाषा में मान के चलिए एट 10:15 प्लेन लैंड किया इंदौर में, और वही प्लेन टेक ऑफ कर लेता है 10:40 पे, तो जो 25 मिनट्स का टाइम है, दिस टाइम इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। एक और टर्मिनोलॉजी है, लास्ट टर्मिनोलॉजी, नो फ्रिल्स। ऐसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ आपको टिकट्स में बेसिक सर्विस देती है, एंड दैट इज ओनली अ सिंगल सीट, उसको हम बोलते हैं नो फ्री एयरलाइंस, नो फ्री बैगेज अलाउंस, नो मील्स, नो कॉम्प्लीमेंट्री सीट सिलेक्शन, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो आपको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं नो फ्रिल्स एयरलाइन। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जो टिकट की प्राइस है उसमें आपको एक सीट देती है, बट नॉट ऑफ योर चॉइस। अगर आपको सीट सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। नो कॉम्प्लीमेंट्री बैगेज, नो व्हाटसोएवर एंटरटेनमेंट सर्विस ड्यूरिंग द फ्लाइट, नो फूड, नो बेवरेजेस, तो उनको बोला जाता है नो फ्रिल एयरलाइंस। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा इसी से रिलेटेड अगर आपको और इस पे अच्छा करना है तो आईसीआई का स्टडी वॉल्यूम नंबर 3 पे पेज नंबर 13.69 पे इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए अब चालू करते हैं बेटा मुद्दे की बात, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूशन कैसे करना है। वापस आइए आप रिक्वायरमेंट पार्ट में। रिक्वायरमेंट पार्ट में हमें वर्ब यूज किया गया था एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब जस्ट मैंने आपको बताया, हमें फेवर में भी बात करना है, तो उसी पॉइंट का जो निगेटिव एक्सपेक्ट है वो भी हमें शो करना है। दैट लीड टू 2 और मोर चॉइसेस टू द मैनेजमेंट, मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ एक ऑप्शन देके खत्म नहीं हो जाएगा, कम से कम 2 या 3 ऑप्शन आपको देने पड़ेंगे
तब जाके वो वर्ब सेटिस्फाई होगा, दैट इज एडवाइस वर्ब। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, करीबन इंट्रोडक्शन में हम उसमें 7 to 8 लाइंस यही लिखेंगे। यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब अपन ने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया कि 20% थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड है। आपको पता होना चाहिए सुपीरियर परफॉर्मेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। सुपीरियर परफॉर्मेंस का सिंपल सा मतलब है बेटा, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको आपके कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्मेंस नहीं दिया, यू कांट सर्वाइव इन दिस इंटेंसिफाइड कंपटीशन। तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब हमारे कॉम्पिटिटर को एडवांटेज नहीं है, वो हमें एडवांटेज मिलता है। इसका एक फॉर्मूला आईसीआई ने बताया, वो क्या है, बहुत ही सिंपल है। वैल्यू इट ऑफर्स टू कस्टमर, हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस हमारे क्लाइंट को क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है, और उस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए हमें कितना खर्चा आता है, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है हमारे लिए ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए और प्रॉस्पर करने के लिए आपको दो चीजें करना पड़ता है। पहला, जो कस्टमर चाह रहा है वो आप डिलीवर करो, डिलीवर व्हाटएवर कस्टमर वांट, क्योंकि आप नहीं दोगे तो आपका कॉम्पिटिटर दे देगा। ये पहला पॉइंट, डिलीवर व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड सर्वाइव द कंपटीशन। सेकंड पार्ट, अगर ये दो चीजें आप कर पाए तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस आपके कॉम्पिटिटर से सुपीरियर होगा, प्लस आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी यहां पे मिलेगा। फिर एडवांटेज लेने के तरीके क्या है? एडवांटेज उन्हीं कंपनियों को मिलता है जिनके पास डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है, और जो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है वह दो सोर्स से आती है। पहला है आपका लो कॉस्ट एडवांटेज, उसी प्रोडक्ट को, उसी सर्विस को बनाने के लिए मुझे खर्चा कम आता है जबकि मेरे कॉम्पिटिटर को उससे ज्यादा खर्चा आता है, तो मैं बोलूंगा आई एम हैविंग द लो कॉस्ट एडवांटेज। दूसरा है डिफरेंशियल एडवांटेज, कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे फंक्शन जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है, अगर वो फीचर्स मैं अपने प्रोडक्ट में कस्टमर को डिलीवर कर पाऊं तो डेफिनेटली मैं कुछ प्रीमियम चार्ज कर सकता हूं कस्टमर से, जो मेरे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रूप में वर्क करेगा। पीवर थ्योरी बेटा जो 7 to 8 लाइन से जब आप देखेंगे तो पीवर थ्योरी है। मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूं बेटा, जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले मैंने अपने स्ट्रक्चर में दिया इंट्रो, आप सबसे पहले इस लेक्चर को पॉज करके आईसीआई का सजेस्टेड आंसर निकालिए। जो आपके पास सजेस्टेड आंसर है आईसीआई का, उसमें मैं चाहूंगा आप हाथ किया तो आईसीआई का सजेस्टेड आंसर पढ़ते जाइए, और आप देखेंगे कि फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको डिलीवर किया गया है ये कितना सिंप्लीफाइड मैनर पे है, ताकि फिर आपको क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास जो हार्ड कॉपी है उसमें पेज नंबर 11 से चालू होता है, और पेज नंबर 12 में जब आप देखेंगे तो फर्स्ट 3 पैरा इससे रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो मैंने बोला आपको 7 to 8 लाइंस आपको देना है। अब अपन बढ़ते हैं, ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरेटिकल नॉलेज। अब एक पॉइंट, जैसा आपने लास्ट पे बोला डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी आपके पास होनी चाहिए, वो दो सोर्स से आती है, या तो आपके पास लो कॉस्ट एडवांटेज हो या तो आपके पास डिफरेंशियल एडवांटेज हो। तो अब मैं चालू करता हूं लो कॉस्ट एडवांटेज को। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आप बताएंगे लो कॉस्ट एडवांटेज क्या है, तो मीनिंग बताइए। अगर वही प्रोडक्ट, वही सर्विस, मतलब मैं कुछ भी स्पेशल नहीं, मेरा कॉम्पिटिटर मेरा कस्टमर वो प्रोडक्ट मुझसे ले रहा है या मेरे कॉम्पिटिटर से ले रहा है, उसको वैल्यू सेम डिलीवर हो रही है, मतलब क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं, फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं, एज इट इज प्रोडक्ट है, कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता, दोनों की क्वालिटी बिल्कुल कंपेरेबल है। लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर को उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सपोज 10,000 रुपए लगते हैं, उसी प्रोडक्ट को वही क्वालिटी, वही फंक्शनलिटी मेरे द्वारा 9800 में बना ली जाती है। वापस मैं बता दूं, लो कॉस्ट एडवांटेज में प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मेरा कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट बेच रहा है, दोनों की कॉस्ट सेम है। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल आप ले लीजिए अमेज़न और टाटा क्लिक, दोनों वेबसाइट पे आपको पर्टिकुलर मोबाइल मिल रहा है, ठीक है, एमआरपी बिल्कुल सेम है, फंक्शन पूरे वही है, क्योंकि ब्रांड वही है ना बेटा। आप एक पर्टिकुलर मोबाइल अगर चूज कर रहे हो तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप टाटा क्लिक से ले रहे हो या अमेज़न की वेबसाइट से ले रहे हो, फंक्शन वगैरह पूरे वही है। अब यहां पर
ये एडवांटेज होगा आपके पास, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, खासकर अमेजन को, कि अगर टाटा क्लिक वही मोबाइल एक्वायर करने से लेकर कस्टमर को डिलीवर करने का अगर उसको खर्चा आता है सपोज 10,000, उसी मोबाइल को अमेजन अपनी सप्लाई चेन नेटवर्क के द्वारा अगर वो डिलीवर कराएगा अपने कस्टमर को तो उसको 9800 रुपये आता है। ये जो 200 रुपए का आपको एडवांटेज मिल रहा है, दिस इज नोन एज लो कॉस्ट एडवांटेज। चाहे परचेस में एडवांटेज हो, चाहे प्रोडक्शन में एडवांटेज हो, चाहे डिलीवरी में एडवांटेज हो, चाहे आफ्टर सेल्स में एडवांटेज हो, कॉम्पिटिटर के मुकाबले अगर आपको उसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम आती है तो वो कहलाता है लो कॉस्ट एडवांटेज। अब इसको एक्सप्लॉइट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जो 200 रुपये आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा अपने पास ही रिटेन रखो, नहीं देना भाई हमें कस्टमर को। जब कस्टमर मुझे उस चीज के लिए 11,000 रुपये दे रहा है, कॉम्पिटिटर भी 11,000 में बेच रहा है, तो मैं भी 11,000 में बेचूं। अगर मेरा खर्चा कम आ रहा है तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। इसका एडवांटेज ये है आप अपने मार्केट शेयर को मेंटेन कर पाओगे बाय इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट। सेकेंड स्ट्रेटेजी मुझे ज्यादा पसंद है। आपको 200 रुपए का फायदा हो रहा है ना, एक काम करो, उसमें से सपोज 50 रुपए से आप सेल प्राइस कम कर दो। आपका कॉम्पिटिटर अभी भी उतने में ही बेच रहा है, अगर आपने 50 रुपए से अपना वो कम कर दिया तो डेफिनेटली वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, ज्यादा मार्केट शेयर आप कैप्चर कर पाएंगे। तो यहां पे अनडाउटेडली आपकी कॉस्ट सेविंग को आपने शेयर किया तो आपका प्रॉफिट पर यूनिट जरूर कम होगा, लेकिन जो आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा वो ओवरऑल आपको कंपेंसेट कर देगा आपके ओवरऑल प्रॉफिट को इंक्रीज करने में। तो दो तरीके हैं लो कॉस्ट एडवांटेज के। जो कॉस्ट सेविंग हो रही है वो हम ही रिटेन करें, दूसरा है जो कॉस्ट सेविंग हो रही है उसका एक पार्ट वी कैन ऑफर थ्रू डिस्काउंट, दैट इज बाय रिड्यूसिंग द सेल प्राइस टू द कस्टमर। अब यहां से चालू होता है बेटा आपका रियल पार्ट। इनमें से एक भी पॉइंट क्वेश्चंस में नहीं दिए गए हैं। यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 20% थ्योरी है इसमें, 30% एप्लीकेशन है और 50% इमेजिनेशन पार्ट है। और ट्रस्ट में बेटा अगर आप अपने ऊपर यकीन रखोगे ना तो ये जितने भी पॉइंट्स है कोई इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चा अपने आप को बिल्कुल रियल लाइफ के साथ कोरिलेट करके ये पॉइंट लिख सकता है। जरूरी थोड़ी ना है आईसीआई ने 10 पॉइंट्स लिखा है तो हम भी 10 पॉइंट्स थे, हो सकता है हमारे पॉइंट कुछ और हो, आईसीआई के पॉइंट कुछ और हो। अगर वो लॉजिकल है डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। और आज की तारीख में तो 100% मार्क्स मिलना, डिजिटल पूरा इवैल्यूएशन हो रहा है बेटा, तो आईसीआई तो अब कोई रिस्क लेगा ही नहीं पेपर चेकिंग में, तो आपके हक के नंबर पूरे आपको मिलेंगे। तो देखिए कैसे कोई कंपनी लो कॉस्ट अचीव कर सकती है। सबसे पहला यील्ड मैनेजमेंट। क्या होता है यील्ड मैनेजमेंट, मैं समझा देता हूं बेटा आपको। यील्ड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जनरली एयरलाइंस कंपनी के पास दो कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स होते हैं। एक जो लेजर ट्रेवल्स के लिए जाते हैं, हॉलीडेज के लिए जाते हैं वाले कस्टमर होते हैं, और दूसरे जो कस्टमर होते हैं वो बिजनेस ट्रेवलर्स होते हैं। जो भी हॉलीडे में जाने वाले कस्टमर्स होते हैं जनरली ये देखा गया है कि वो कोई 1 वीक बिफोर या 10 डेज बिफोर अपनी बुकिंग नहीं कराते हैं। जनरली वो 2 मंथ्स बिफोर वो अपनी बुकिंग कराते हैं। और जो बिजनेस ट्रेवलर होता है उनके प्लान सडनली बनते हैं, तो उनकी जो बुकिंग होती है जनरली वो लास्ट 10 डेज में होती है जब वो फ्लाइट शेड्यूल होती है। तो यील्ड मैनेजमेंट ये बोलता है कि आपका जो फ्लाइट है वो जितना ज्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा उतना ज्यादा आपकी कॉस्ट पर पैसेंजर कम आएगी। एग्री? जितना ज्यादा आपका प्लेन ऑक्यूपाइड रहेगा उतनी कॉस्ट पर पैसेंजर आपकी कम आएगी। तो आप एक काम करो, यील्ड मैनेजमेंट का मतलब है 2 मंथ्स बिफोर आप वही फ्लाइट पर वही सीट डिस्काउंट पे ऑफर करो। कौन से बंदे लेंगे? जो बिजनेस ट्रेवलर ना होके हॉलिडे पर्पस के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं, लेजर ट्रेवल करना चाहते हैं, वाले बंदे लेंगे। उसमें भी कोटा फिक्स कर दीजिए कि इतनी सीट हमें इन बंदों के लिए रखना है। जैसे ही वो सीट ऑक्यूपाइड हो जाती है आप धीरे धीरे अपना रेट बढ़ाइए, और ये चीज आप देखेंगे बिल्कुल रियल लाइफ में आपको मिलना ही मिलना है। अगर मुझे इंदौर से मुंबई, इंदौर से चलिए जम्मू जाना है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो आज अगर मैं वो टिकट बुक करता हूं तो डेफिनेटली मुझे उसका फेयर कम लगेगा। लेकिन अगर वही चीज मैं 1 वीक बिफोर करूंगा तो लगभग आज के मुकाबले डबल फेयर देना पड़ेगा। लेकिन जो बिजनेस ट्रेवलर्स है उनके लिए वही मैटर करता है कि जो रिफंड में वो प्लान करते हैं तो वहां पे आप प्राइस ज्यादा चार्ज कीजिए। और जो हॉलिडे लेजर ट्रिप के लिए जा रहे हैं वो जनरली बुकिंग पहले करते हैं, तो इससे आप क्या करेंगे, आप अपने पूरे एयरक्राफ्ट में ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट रखेंगे जिससे कॉस्ट पर पैसेंजर आपकी
कम से कम आएगी। ये पहला पॉइंट। सेकेंड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन टिकट सेलिंग, ये बहुत कॉमन है आज की तारीख में। आप देखिएगा बेटा, इंडिगो के आपको जनरली सिटी एरिया में कोई ऑफिस नहीं मिलेंगे जहां पर आप जाके बुकिंग करा पाओ, नहीं मिलेंगे आपको। आप उनके अगर कस्टमर केयर में कांटेक्ट करेंगे, पूछेंगे हमें 1-to-1 बुकिंग कराना है, फिजिकल जाके बुकिंग कराना, वो मना कर देंगे। वो बोलेंगे सर आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, बहुत सारे ट्रेवल एजेंट्स हैं जो हमारे बिहाफ पे आपको टिकट बुक कर देंगे। मतलब आज की तारीख में जो काउंटर बुकिंग होती है वो टोटली बंद हो गई है। ड्यू टू लो कॉस्ट हमें अचीव करना है। जो भी टिकट फोल्ड करिए आप वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंप्यूटर बेस कीजिए, ताकि प्रोसेसिंग भी फास्ट हो, प्लस जो आपका काउंटर बेस्ड जो टिकट मैकेनिज्म होता है वहां पे खर्चे आपके ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, वो आप बचा पाओ। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन में, जो दिया था ट्रिम ओवरहेड कॉस्ट। उन्होंने बताया था हम फुल सर्विस कैरियर है जिसके कारण हमारी ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो ओवरहेड कॉस्ट को टारगेट करने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, आप देखिए स्ट्रक्चर में। पहला, लो कॉस्ट आउट ऑफ टाउन एयरपोर्ट। ये सभी पॉइंट्स बेटा आईसीआई के आपके सजेस्टेड आंसर में ही है ना, इसलिए मैंने आपको बोला जब एक एक डिस्कशन अपना कंप्लीट होते जाए, आप वाला डिस्कशन जरूर आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर है उससे पढ़ते जाइए, ताकि आप इस स्ट्रक्चर को फिर कोरिलेट कर पाएंगे। ये डेफिनेटली स्ट्रक्चर की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो मेरे टेलीग्राम चैनल में बेटा आपको ज्यादा स्ट्रक्चर की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। अगर इस क्वेश्चन को अगर मुझे 4 बार रिवाइज करना है तो बहुत कम समय में स्ट्रक्चर के द्वारा मैं उसको रिवाइज कर सकता हूं। अपन आते हैं लो कॉस्ट आउट ऑफ टाउन एयरपोर्ट। जैसे अगर आप दिल्ली में बात करेंगे तो वहां पे 2 से 3 एयरपोर्ट है। वहां पे जनरली चॉइस मिल जाती है एयरलाइंस को कि आप कौन से एयरपोर्ट से अपना बिजनेस रन करना चाहते हो। तो अगर आपको लो कॉस्ट एडवांटेज चाहिए तो आप वो एयरपोर्ट चूज करो जो जनरली आपको वहां पे एयरपोर्ट लैंडिंग फीस या ऑपरेटिंग फीस जो लीव वगैरह देना पड़ता है वो कंपैरेटिवली कम हो, है ना। हर सिटी में आपका चॉइस नहीं है, लेकिन कुछ सिटीज में आपको जरूर चॉइस मिलेगी। वहां पे अगर मल्टीपल एयरपोर्ट्स है तो कहां पे आप अपने टेक ऑफ और लैंडिंग कराना चाहते हो। तो अगर आप लो कॉस्ट एडवांटेज में जाना चाहते हो तो वहां चूज कीजिए जहां पर आपका लीव रेंटल कंपैरेटिवली कम आएगा, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी को जहां पे पेमेंट आपको कम देना है। नो प्रिंटेड टिकट्स। आज भी आप देखेंगे बेटा, बाय चांस कभी आपके पास ई टिकट नहीं होती है, आप हार्ड कॉपी ले गए थे, वो मिस हो जाती है, एयरपोर्ट के काउंटर पर अगर आप रिक्वेस्ट करते हो एयरलाइंस के काउंटर पर, और अगर आप उनसे प्रिंटेड टिकट डिमांड करते हैं तो पहले तो डिनाई कर देते हैं। फिर अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो दे विल चार्ज यू अ मिनिमम ऑफ 50 रुपी, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया आज की तारीख में सभी टेक्नो सेवी है, तो क्यों ना इस प्रिंटेड टिकट का मामला ही खत्म कर दो, ताकि ये जो रिसोर्सेज हमारे बच रहे इसको से हमारा प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगा, यही कंपटीशन में सर्वाइव करेगा। नो फ्री मील, नो फ्री फीड, इसके लिए मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताया था, नो फ्रिल्स एयरलाइन। फिर फास्ट टर्न अराउंड टाइम, ये जो मैंने आपको एक केस स्टडी बताया बेटा साउथ वेस्ट एयरलाइंस का, उन्होंने करके बताया फास्ट टर्न अराउंड टाइम। जनरली पहले 45 मिनट्स लगते थे एक प्लेन जब लैंड होता था और उसको टेक ऑफ करने में, जो साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 20 से 25 मिनट्स उसको कर लिया। कहीं ना कहीं वहां पे इनएफिशिएंसी कम हुई और कहीं ना कहीं वहां पे उनका टर्न अराउंड टाइम कम हुआ। अब देखिएगा बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस आपको मिलेगी जो स्काई ब्रिज का यूज नहीं करती है बोर्डिंग और डी बोर्डिंग के लिए। आई रिपीट, बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस कंपनी आपको मिलेगी या बहुत सारे एयरपोर्ट में वही कंपनी आपको मिलेगी जो स्काई ब्रिज होने के बाद भी वो नॉर्मल जो सिस्टम होता है कि दोनों गेट ओपन होंगे, स्टेयर्स रहेगी, फिर बस के द्वारा उनको टर्मिनल पे लाया जाएगा, आज भी वही करते हैं। रीजन ये है, अगर आप स्काई ब्रिज यूज करते हो तो सिर्फ एक ही गेट से पैसेंजर डी बोर्ड या बोर्ड हो पाएगा। लेकिन अगर आप वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल चैनल होता है बोर्डिंग और डी बोर्डिंग का, अगर वो यूज करते हैं तो दोनों जो आपके गेट है वहां से अगर आप डी बोर्ड और बोर्ड कराएंगे तो कंपैरेटिवली कम समय में आप अपने प्लेन को टेक ऑफ करा पाएंगे। वही बोल रहा है फास्ट टर्न अराउंड टाइम एंड नो एक्सेप्शन पॉलिसीज। कोई पैसेंजर लेट आया, वी कांट अकोमोडेट। 45 मिनट्स आपने बोला है बिफोर आपको काउंटर पे चेकिंग करना पड़ेगा, अगर उससे कोई लेट आता है मना कर दीजिए। नो एक्सेस बैगेज, 15 केजी आपने फ्री बैगेज अलाउंस दिया है, नो एडिशनल बैगेज, इसको बोला जाएगा नो एक्सेप्शन पॉलिसीज। फिर कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे एडिशनल दिया हूं जो आपके आईसीए के इस आरटीपी में नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि जरूरी नहीं है आईसीए का आंसर बिल्कुल और हमारा आंसर मैच होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता बेटा। जहां इमेजिनेशन पार्ट आता है वहां पे कहीं ना कहीं आपकी सोच और मेरी सोच डिफर करेगी,
लॉजिकल पॉइंट हुए तो डेफिनेटली आपको नंबर्स मिलेंगे। तो मैंने कुछ एक पॉइंट्स आपको दिया हूं। वन क्लास ऑफ सिटिंग, इंडिगो एयरलाइंस देख लीजिए, उसके पास कोई अलग अलग कैटेगरी है, सभी उसकी इकोनॉमी क्लास है। वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, ये भी बहुत अच्छी चीज है आपको लो कॉस्ट एडवांटेज को अचीव करने के लिए। अगर आपके पास एयरक्राफ्ट एक ही प्रकार के होंगे तो जो उनके स्पेयर पार्ट्स आपको मेंटेन करना होता है वहां पे आपकी कॉस्ट बचेगी। जो आपका मेंटेनेंस स्टाफ है उसको मल्टीपल एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग नहीं लेना है, वो एक ही पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट आपके पास है तो बहुत इजीली वो मेंटेनेंस हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं अगर आपके पास एक ही टाइप के फ्लीट है तो। हेजिंग ऑन एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये कहीं नहीं दिया आईसीआई ने अपने आंसर में, जबकि मुझे तो बिल्कुल लगा था कि याला पॉइंट आना चाहिए। हेजिंग ऑन एविएशन टरबाइन फ्यूल, आपको दिक्कत आ रही है, एक तो इंटरनेशनल करेंसी भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होती है, तो अगर आप उसको हेज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो इंटरनेशनल वाली प्रॉब्लम है वो आपके यहां पे खत्म हो जाती है। एंड सर्विसेज ऑन रिलेटिवली लेस कंजेस्टेड एयरपोर्ट, यहां पे आपको प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स भी मिलेंगे, प्लस जो वेट करना पड़ता है टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए वो कहीं ना कहीं आपका बचेगा, तो टाइम भी बचेगा और फ्यूल कॉस्ट भी आपकी बचेगी। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ लो कॉस्ट एडवांटेज का। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंशियल एडवांटेज। डिफरेंशियल एडवांटेज में अगेन मीनिंग बताना है और फिर उसको कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे। डिफरेंशियल एडवांटेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हमारे कस्टमर को लगता है, हमें नहीं, हमारे कस्टमर को लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में रिस्क कम है, हमारे प्रोडक्ट ज्यादा इनोवेटिव है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा बेटर है। किसको लग रहा है? हमारे कस्टमर को लग रहा है, तो हम बोलेंगे हमारे पास डिफरेंशियल एडवांटेज है। डिफरेंशियल एडवांटेज को अचीव करने के दो तरीके हैं। जितना कस्टमर आपको उसकी वैल्यू ज्यादा देगा वो पूरा कस्टमर से आप एक्वायर कर लो। अगर कस्टमर को लगता है कि यार इस प्रोडक्ट में क्वालिटी ज्यादा बेटर है जिसके कारण इसकी 500 रुपए की वर्थ है ज्यादा, तो आप पूरा 500 रुपए चार्ज कर लो, जिससे आपका प्रॉफिट 500 रुपए से बढ़ जाएगा। लेकिन सेकंड तरीका अगेन बेटर है कि कस्टमर को लगता है उसको 500 रुपए की वैल्यू ज्यादा डिलीवर हो रही है, तो एक काम कीजिए, आप 400 रुपए ही ज्यादा चार्ज कीजिए, 100 रुपए का डिस्काउंट दीजिए, माना पर यूनिट आपका प्रॉफिट कम होगा लेकिन जिसके कारण आपका मार्केट शेयर डेफिनेटली बढ़ेगा। अब फिर ये इमेजिनेशन वाले पॉइंट है, कैसे हम डिफरेंशियल एडवांटेज अचीव करेंगे। पहला है प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स। जनरली देखिएगा बेटा, मॉर्निंग के जो स्लॉट्स होते हैं, अर्ली मॉर्निंग 5 to 8 या 9 मॉर्निंग, ये प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स होते हैं। फिर इवनिंग में अगर अपन बात करेंगे तो 6 to 9 प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स होता है। अगर आपकी कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्राइम लैंडिंग स्लॉट लेने में सक्सेसफुल हो गई तो डेफिनेटली वो कस्टमर बोलेगा हाँ यार, ये ऐसी एयरलाइंस है जो मुझे बिल्कुल ऑफिस आवर्स के बिफोर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी, और जैसे ही मेरा वर्क खत्म होता है ऑफिस आवर्स का, ये वापस मुझे अपने बेस लोकेशन में ला देगी। तो यहां पर कस्टमर आपको ज्यादा पे कर सकता है। आप देखिएगा कभी भी जो आफ्टरनून वाली फ्लाइट होती है, मॉर्निंग से ही ले लो आप, 10 AM के बाद जो फ्लाइट होती है टिल इवनिंग 5, इसका चार्जेस कंपेरेटिवली उसी एयरलाइंस का वही सर्विस का कंपेरेटिवली कम होता है। तो मेरे पास प्राइम लैंडिंग स्लॉट ज्यादा है तो डेफिनेटली बेटर है। मुझे यहां से दुबई जाना है इंडिया से, अब मेरे पास एक फ्लाइट है आफ्टरनून की, है ना, इन द 1। अब अगर वो मैं लेता हूं तो मुझे पता है यार मुझे याला पूरा 1 बजे तक का समय गया, प्लस वहां पे जब मैं दुबई में लैंड करूंगा वाला दिन भी पूरा मुझे गया। इसके बजाय अगर कोई एयरलाइंस मुझे टाइम देती है अर्ली मॉर्निंग 4 का, वो मेरे लिए बड़ा सुटेबल है। मैं यहां से 4 AM टेक ऑफ करूंगा, आराम से मैं दुबई में 8 बजे लैंड कर जाऊंगा। 4 आवर्स का अगर अपन जर्नी मान रहे हैं तो मुझे पूरा दिन मिलेगा, चाहे मैं बिजनेस ट्रेवलर हूं चाहे मैं हॉलिडे पर्पस के लिए जा रहा हूं, दोनों में ही मुझे वो बेनिफिट मिलता है। तो एक कहलाता है प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स। वेल मेंटेन, क्लीन एंड कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट अगर मैं रखता हूं तो डेफिनेटली मैं डिफरेंशियल एडवांटेज में हूं। हाईली क्वालिफाइड स्टाफ एंड डायरेक्ट ट्रेनिंग, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते बेटा। जितनी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है, यहां पे आपका स्टाफ कितना क्वालिफाइड है, कितना ट्रेंड है, ये मैटर करता है। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज आप यहां पे देंगे, ब्रांड इमेज डेवलप करेंगे, और फिर मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया, आप हॉलिडे पैकेजेस दे रहे हो। न सिर्फ आप, जैसे आप एयर इंडिया देखेंगे, उसके पहले जेट एयरवेज था, जेट एयरवेज पूरा एक पैकेज, कंप्लीट पैकेज देता था कि आप हमारे साथ फ्लाई कर रहे हो, उस डेस्टिनेशन के लिए होटल बुकिंग प्लस वहां पे जो कन्वेंस है वो भी हम आपको उसमें मदद करेंगे। तो आप फुल बोर्ड कैरियर हो तो आप हॉलिडे पैकेज अगर डिजाइन करके दे सकते हो तो ये एडेड एडवांटेज होगा आपके कस्टमर के लिए।
एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस अगर आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, तो जो वेटिंग हॉल में ना बैठ के वो लॉन्च में बैठेंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम सर्विस आप उनको दे रहे हो, तो उसके लिए वो आपको एक्स्ट्रा पे करेगा। तो ये कहलाएगा डिफरेंशियल एडवांटेज। अब जो इस क्वेश्चन का सबसे स्पेशल पार्ट मुझे लगता है वो है फोकस्ड कॉस्ट एडवांटेज और फोकस्ड डिफरेंशियल एडवांटेज। ध्यान दीजिएगा बेटा, एकदम नया कंसेप्ट है, आईसीआई की अभी तक कोई पब्लिकेशन में नहीं था, फर्स्ट टाइम सबसे पहला मैंने दिया हूं। ये नैरो मार्केट में एप्लीकेबल होता है। अगर आप कॉस्ट एडवांटेज फोकस्ड रखना चाहते हो, अगर आप डिफरेंशियल एडवांटेज फोकस्ड रखना चाहते हो, तो आप वॉल्यूम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ नैरो मार्केट में, एक पर्टिकुलर बायर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक मार्केट में वर्क करता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके साथ। अगर लो कॉस्ट एडवांटेज की मैं बात करना चाहूं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्राइव थ्रू जितने भी आउटलेट होते हैं, मतलब उनके पास कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है कि आप उनके रेस्टोरेंट में जाके वहां पे जो भी फूड है उसको कंज्यूम करो, आपको सिर्फ और सिर्फ वो डिलीवरी देंगे, कहीं भी फूड कंजम्पशन की कोई चॉइस नहीं, इसलिए उनका नाम ही है ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट। यहां पे इन्होंने अच्छा खासा सेव किया अपनी ओवरहेड कॉस्ट पे, न सिर्फ इनका लीव रेंटल बचा है, बल्कि जो फर्नीचर लगता वो भी बचा, जो एम्बियंस में पैसे लगते, जो स्टाफ आपको बढ़ाना पड़ता, वहां पे सब खर्चा बढ़ा। इन्होंने सिर्फ फोकस किया है सिर्फ और सिर्फ कि टेक अवे, आप आइए, आप ऑर्डर दीजिए, आपको हम डिलीवर करेंगे आपकी कार पे, हमारे पास कोई भी फिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। ये अपनी क्वालिटी और अपने टेस्ट पर फोकस करते हैं, कोई भी अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे फिटिंग का, जिसके कारण दूसरे रेस्टोरेंट के मुकाबले इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली, इनके ओवरहेड कॉस्ट बहुत बहुत कम आ रहे हैं। फिर अगर अपन इसी में फोकस्ड डिफरेंशियल एडवांटेज लेना चाहे, मतलब कस्टमर को लगता है कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है, मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा सुपीरियर है, मेरा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो डिफरेंशियल एडवांटेज कहलाता है। एप्पल के पास जो स्ट्रेटेजी, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो वॉच हो, एनीथिंग, वो हमेशा डिफरेंशियल एडवांटेज की कैटेगरी में जाता है। पूरे वर्ल्ड में उसकी एक इमेज है कि अगर ये एप्पल का प्रोडक्ट है तो दी बेस्ट ही होगा, वो नैरो मार्केट पे वर्क नहीं करता। जबकि एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हूं कि अगर एक सुपर मार्केट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरो कस्टमर को फोकस करना चाहता है, वो बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्गेनिक फूड पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो बताइए क्या आज की तारीख में इतना वॉल्यूम है कि कोई सुपर मार्केट उस पर अकेले पे सर्वाइव करे? नहीं। लेकिन ये कंपनी अगर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि इसी प्रोडक्ट पर मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कहलाता है फोकस्ड डिफरेंशियल एडवांटेज। सुपर मार्केट में वो ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक भी रख सकते थे कि भैया जिसको ऑर्गेनिक चाहिए वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले, जिसको अनऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए वो अनऑर्गेनिक प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन इन्होंने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ किस पर? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर। तो ये कहलाएगा हमारा जो फोकस है वो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, कुछ एक रेस्टोरेंट ऐसे मिलेंगे जिनके पास आपको कम से कम 15 से 20 डिश मिल जाएगी, लेकिन वो रेस्टोरेंट जाने जाते हैं सिर्फ उसके एक या दो डिश के कारण। तो ये क्या हुआ? फोकस डिफरेंशियल एडवांटेज, कि अगर कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो इस पर्टिकुलर डिश के लिए आ रहा है, हम पूरे अगर मेनू पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हो सकता है हम जो मार्केट कैप्चर कर पा रहे हैं वो भी ना कर पाए। तो उन्होंने अपनी लिस्ट में और दूसरे प्रोडक्ट भी रखा है, लेकिन उनका मेजर फोकस उनके पूरे प्रोडक्ट में से एक या दो प्रोडक्ट पर ही होता है, उसको बोला जाता है फोकस्ड डिफरेंशियल एडवांटेज। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, पूरा आप ब्रॉडली अपने आप को मत एक्सपोज कीजिए, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कीजिए कि आपको इस एरिया में अपनी कॉस्ट बचाना है या इस एरिया में आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशियल एडवांटेज में लाना है। लास्ट क्वेश्चन ने खत्म किया है, आप एक ऐसे एयरक्राफ्ट लीजिए जो फ्यूल सेविंग है, लेकिन चूंकि वो आर्ग्यूमेंट था इसलिए यहां पे क्लियर कट लिखा गया कि आपकी फिर यहां पे कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी। ज्यादा से ज्यादा अगर आप डोमेस्टिक रूट ऑपरेट करेंगे तो आपका जो 25 to 30% करेंसी डिप्रेशन के कारण कॉस्ट लगती थी वो कहीं ना कहीं कम होगी। एंड लास्ट आईफे ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहां पे दिया है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, आप वैल्यू चेन एनालिसिस ना लगा के यहां पे वैल्यू शॉप मॉडल लगाइए, जो एक सर्विस सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है ये उसको रिजॉल्व करके देता है। ठीक है बेटा, चलिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, अच्छा खासा इसका लेवल है, इमेजिनेशन लेवल भी है, प्लस 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 आप इसमें देखेंगे एप्लीकेशन लेवल भी है।
क्वेश्चन के भी पॉइंट कहीं ना कहीं आपको लिंक करना है। हमने सभी पॉइंट लिंक किए हैं, चाहे वो एविएशन टरबाइन फ्यूल का हो, चाहे आपका हाई करेंसी डेप्रिसिएशन का कॉस्ट हो, ओवरहेड कॉस्ट हो आपकी हाई, वो सभी पॉइंट कवर करना एप्लीकेशन कहलाता है। और उसके अलावा फिर जो आपने पॉइंट्स दिया दैट विल बी कवर्ड अंडर द इमेजिनेशन पार्ट। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बहुत कंफर्टेबली बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। इवन ये फर्स्ट टाइम भी आता है तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी स्टूडेंट्स को। एन अपैरल कंपनी हैव फैक्ट्री इन अहमदाबाद मेकिंग डेनिम क्लॉथिंग फॉर कस्टमर ऑफ ऑल वेजेस और एजेस। It sell its clothing from its factory outlet store located within the city. तो जो हमारा क्लाइंट है वो अपैरल बिजनेस में है, फैक्ट्री लोकेटेड है उनकी अहमदाबाद में। जो भी वो रेडीमेड गारमेंट फोल्ड करते हैं वो अपने आउटलेट के थ्रू फोल्ड करते हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया फैक्ट्री आउटलेट स्टोर। Until 6 months back, company has a business model wherein the product manufactured at its factory would be sent to its factory outlet store. 6 महीने पहले तक कंपनी के पास जो मॉडल था वो क्या होता था, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था फैक्ट्री में और फिर बाद में उसको फैक्ट्री आउटलेट पे सेंड किया जाता था। कस्टमर वुड विजिट द स्टोर एंड चूज अपैरल suiting their taste. Production were based on the prediction of the customer demand. This made to stock model has been replaced for many years. मतलब जो नॉर्मली यही होता है बेटा, आप कोई भी स्टोर में जाइए, वहां पे बहुत सारे प्री स्टिच आपको गारमेंट्स मिल जाएंगे। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसमें से चूज कीजिए आपको क्या पसंद आ रहा है, फिटिंग प्रॉपर आ रही नहीं है और फिर उसके हिसाब से आप परचेज करते हैं। कंपनी ने मॉडल यूज लगातार सालों से किया है, अप टू 6 months बैक। अब few months back the store manager noticed many customer exit without taking any purchase. कई मंथ से हमारा स्टोर मैनेजर ये नोटिस कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बिना हमसे परचेज किए हुए हमारे स्टोर से एग्जिट कर जाते हैं। ट्रैकिंग दिस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर ओवर सम टाइम इट वाज फाउंड दैट many products were unacceptable to the customer taste. Either the shade or design of denim was not what they wanted or the apparel was not of the correct fit for them. तो रीजन पता लगाया गया कि ऐसा क्यों होता है, तो उनको पता लगा या तो जो अपैरल हम मेड टू स्टॉक बनाते हैं उन्हें पसंद नहीं आता, उनका फैब्रिक उन्हें पसंद नहीं आता या फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है। The management then decided to provide customer a choice of either choosing from their standard apparel range that has already been made, उसको बोला गया made to stock model, or to offer them a made to order option। मतलब जो पहले का हमारा मॉडल है वो तो अभी भी हमारा कंटिन्यू रहेगा, हम एक और एडिशनल चॉइस दे रहे हैं कस्टमाइज्ड वाली। आप पसंद कीजिए आपको कौन सा फैब्रिक चाहिए, हम आपको आपके साइज के अकॉर्डिंगली हम उसको स्टिच करके देंगे। ये जब क्वेश्चन पढ़ा था मुझे दो कंपनी की यहां पे याद आती है बेटा, एक तो जारा कंपनी जिसके ऊपर आप देखेंगे तो मेनली एक केस स्टडी बेस्ड है। सेकंड रेमंड ने भी इयर्स बैक वाला बिजनेस मॉडल चालू किया था कि न सिर्फ हमारे पास मेड टू स्टॉक वाले गारमेंट है बल्कि आप अगर हमारे से स्टिच कराना चाहते हैं तो जो हमारे ऑथराइज्ड बंदे हैं वो आपको स्टिच करके देंगे। बिल्कुल जैसी फिटिंग हमारे रेडीमेड गारमेंट्स में आती है वही फिटिंग हम आपको मेड टू ऑर्डर में भी देंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको और अप्रिशिएट करना है, जो बच्चे नवंबर 20 का अटेम्प्ट नहीं है, जिनका 21 या 22 में अटेम्प्ट है, जारा कंपनी का बेटा आप जो केस स्टडी है वो जरूर रेफर करिएगा, गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगा उसका मटेरियल। कंपनी नाउ डिस्प्ले इट्स रेंज ऑफ डेनिम मटेरियल एट द फैक्ट्री आउटलेट। कस्टमर कैन गो थ्रू द सैंपल एंड चूज द मटेरियल ऑफ देयर चॉइस। कंपनी सर्टिफाइड टेलर्स वुड देन टेक मेजरमेंट based on the customer preference. A detailed order customized to the customer need would then be drawn up. तो अब क्या होगा मेड टू ऑर्डर में,
हम जो डेनिम का मटेरियल है वो अपने फैक्ट्री रिटेल आउटलेट में ही डिस्प्ले करेंगे। कस्टमर उन सैंपल में से अपना फैब्रिक चूज करेगा, फिर कंपनी के जो सर्टिफाइड टेलर है वो मेजरमेंट लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंगली उनका एक डिटेल ऑर्डर तैयार किया जाएगा जो फिर हम उनको डिलीवर करेंगे। फैक्ट्री हैज सेट अप अ सेपरेट टेलरिंग डिवीजन दैट वुड स्टिच द अपैरल स्पेसिफिकली फॉर दिस मेड टू ऑर्डर सेल। मतलब डिपार्टमेंट भी इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, जो मेड टू ऑर्डर बनाएंगे और जो मेड टू स्टॉक बनाएंगे। सेपरेट हमारे पास एक टेलरिंग डिवीजन होगा इस नए हमारे बिजनेस एरिया के लिए। फॉर दिस न्यू मशीन एंड प्रोडक्शन लाइन रिसोर्सेज हैव बीन पुट इन प्लेस। तो अभी तक क्या पढ़ा बेटा आपने? फर्स्ट पैरा में आपको बताता है कि हमारी कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट बेचती है वो खुद स्टिच करते हैं और फैक्ट्री रिटेल आउटलेट के द्वारा बेचते हैं। वो मेड टू स्टॉक होता है, मतलब कस्टमर आता है, अगर उसको पसंद आ रहा है तो वो लेता है, नहीं तो नहीं। फिर ये जो रिसर्च किया गया कि बहुत सारे कस्टमर विदाउट एनी परचेज जाते हैं, वो क्यों? तो उसके आधार पर अब एक और बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम रखा गया मेड टू ऑर्डर। आप फैब्रिक पसंद कीजिए, आप मेजरमेंट दीजिए, हमारे जो कंपनी के सर्टिफाइड टेलर है वो मेजरमेंट लेंगे और बाद में आपके साइज के अकॉर्डिंगली हम वो आपको डिलीवर करेंगे। इसके लिए कंपनी ने एक सेपरेट टेलरिंग डिवीजन जो है वो मेंटेन किया है। इसके अलावा ऑलरेडी न्यू मशीनरी और पूरा प्रोडक्शन लाइन सेटअप किया जा चुका है। Customized products are manufactured and be made available to the customer within 3 working days from the time of placing the order। तो एक कमिटमेंट कंपनी ने कस्टमर को दिया कि जिस दिन आप हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके 3 वर्किंग डेज के विदिन हम आपको ये ऑर्डर डिलीवर करेंगे। कस्टमर कम्स टू द स्टोर एंड पिक अप द अपैरल ऑर्डर। तो 3 दिन का जो समय दिया गया था वो उस टाइम पे आके वो आएगा और ऑर्डर पिकअप करेगा। फॉर डिले बियॉन्ड दिस टाइमलाइन, बियॉन्ड दिस टाइमलाइन का मतलब है 3 दिन से ज्यादा अगर डिले होता है कस्टमर गेट टू पे 5% लेस ऑन द ऑर्डर वैल्यू। तो इनडायरेक्टली कंपनी ने अपने ऊपर एक पेनल्टी इंपोज किया है कि अगर हम आपको समय पर डिलीवर नहीं कर पाए तो जो भी 2000 रुपये अगर उस गारमेंट की वैल्यू है तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे ड्यू टू डिले। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दिस इज डन टू अट्रैक्ट एंड मेंटेन कस्टमर who would otherwise choose to purchase apparel offered by the rival competitors. Therefore, speed of delivery of the customized product is critical. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया है, this is the main selling point for the company to operate the made to order business model। मतलब डिलीवरी पर आपका बहुत फोकस है, कस्टमर को आपके ब्रांड के फैब्रिक पर कोई दिक्कत नहीं है, स्टिचिंग पर कोई दिक्कत नहीं। कंपनी को लगता है कि हमें अगर ये बिजनेस मॉडल प्रॉस्पर करना है तो हमें डिलीवरी पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, जो हमने कमिटमेंट दिया है 3 डेज का, इसलिए हमने अपने ऊपर 5% पेनल्टी भी इंपोज किया है। इफ फर्दर मॉडिफिकेशन आर नीडेड ड्यू टू एरर ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी, क्वालिटी और फिनिशिंग इशू, द अपैरल वुड नीड टू बी मॉडिफाइड, रीस्टिच वंस अगेन। ये भी कंपनी ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि अगर आपको जो फिटिंग मिली है अगर वो प्रॉपर नहीं आती है या तो हमारी क्वालिटी के कारण या तो फिनिशिंग इश्यू के कारण, हम वो अपैरल को आपको मॉडिफाई करके देंगे। लेकिन इन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। एडवर्ड डेमिंग के हिसाब से डूइंग द थिंग राइट द वेरी फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, जब आप बोल रहे हो आपके पास कंपटीशन बहुत इंटेंस है तो उस सिचुएशन में कभी भी ठीक है आप उसको रीमॉडिफाई कर देंगे, रीस्टिच कर देंगे, बट कहीं ना कहीं इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूर अफेक्ट होता है। तो जितना हो सके इस चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब बात आती है कॉस्ट कौन बियर करेगा? नेचुरल सी चीज है बेटा, ऊपर बोला गया क्वालिटी या फिनिशिंग इश्यू के कारण, तो डेफिनेटली कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द कंपनी। दिस न्यू मेड टू ऑर्डर हैज बीन पुट इन प्लेस फॉर द पास्ट 6 मंथ। टोटल 6 मंथ हो चुके हैं इसको अभी तक। एट द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, मतलब जब ये इसको चालू किया गया था आज से 6 मंथ बिफोर, मैनेजमेंट फाउंड इट अ लुक्रेटिव ऑप्शन फॉर द कंपनी बिकॉज 3 रीजन दिए गए थे जब आपने मेड टू ऑर्डर फाइनली स्टार्ट किया था। सबसे पहला, कंज्यूमर हमें थोड़ी सी प्राइस ज्यादा दे सकता है क्योंकि हम उसे कस्टमाइजेशन दे रहे हैं। सेकंड, ज्यादा कस्टमर ये फुटफॉल हमारे स्टोर में अट्रैक्ट करेगा। एंड थर्ड, अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो जो मेड टू स्टॉक वाला मॉडल है उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, जिसके कारण हमारी इन्वेंट्री स्टॉक और ऑब्सोलेंस है तो बहुत बड़ा खर्चा है
इस इंडस्ट्री का, फैशन इंडस्ट्री का, कि एक बार डिजाइन कस्टमर को पसंद नहीं है, आपके पास स्टॉक है, वो आपके लिए फिर बहुत ही स्क्रैप में बिकता है, वैल्यू में लगभग ना के बराबर। तो ऑब्सोलेंस वाली चीज फिर आपकी खत्म हो जाएगी अगर मेक टू ऑर्डर वाला बिजनेस आपका प्रॉस्पर हो गया, और डेफिनेटली वेयर हाउसिंग कॉस्ट कम होगी, जिसके कारण जो बॉटम लाइन होता है, दैट इज जो प्रॉफिट होता है, वो आपका इंक्रीज होगा। Customer have been very enthusiastic in availing this customization facility offered by the company. Sales have increased manifold in the last few months. Therefore, the company is interested to understand the metrics related to their made-to-order business model to assess its success and risk. Some of the non-financial metrics are. अब कुछ आपको metrics दिया है नीचे, इसके आधार पे आपको बताना है कि नॉन फाइनेंशियली कंपनी कितना ग्रो कर पाई इस नए बिजनेस मॉडल पे। सबसे पहला बोला है ऑर्डर नीडिंग मॉडिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ एरर इन ऑर्डर टेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। धीरे धीरे आप देख रहे हो तो बेटा परसेंटेज कम होते जा रहा है। रिलेटिव टर्म्स पे दिया इसलिए हम इस पर रिलाय कर सकते हैं, यही एब्सोल्यूट टर्म्स में देता तो फिर ये गलत होता। रिलेटिव टर्म्स में दिया, परसेंटेज में दिया, तो अगर वॉल्यूम बड़ा भी है तो भी रिलेटिव टर्म्स आपको प्रॉपरली सजेस्ट करता है। तो दिन पर दिन आपका ये चीजें कम हुई है। रीजन देखेंगे, क्या रीजन हो सकते हैं। ऑर्डर डिलीवर्ड बियॉन्ड द 3 वर्किंग डेज टाइमलाइन, मेरे हिसाब से सबसे सीरियस कंसर्न रहेगा ये, क्योंकि आपने ऊपर बोला है यही आपका सेलिंग पॉइंट है, इसी को आप मार्केट करोगे कि हमारी क्वालिटी बेटर है, हमारी फिटिंग बेटर है, ना सिर्फ ये दोनों बेटर है बल्कि हम आपको विद इन द प्रॉमिस डिलीवर टाइम हम आपको डिलीवर कर पा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे बेटा अप एंड डाउन इसमें आ रहे हैं। पहले 3 मंथ में आप देखेंगे तो लगातार कम हुआ है, फिर 4th और 5th मंथ में बढ़ा है, फिर से 6th मंथ में कम हुआ है, तो अप एंड डाउन इसमें आए परसेंटेज वाइज। प्रोडक्शन डाउन टाइम आप देखेंगे लास्ट के 3 मंथ में बहुत ज्यादा है, 3 डिजिट्स में है वो। लेबर आइडल टाइम लगभग कांस्टेंट रहा है अगर अपन देखेंगे पूरे 6 मंथ में। रेशियो ऑफ मेड टू ऑर्डर टू टोटल सेल फ्रॉम द फैक्ट्री, ये आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग बूस्टर रहेगा कि आप देख रहे हो धीरे धीरे आपका मेड टू ऑर्डर वाला सेल बढ़ते जा रहा है आउट ऑफ द टोटल सेल, मतलब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में डे बाय डे बढ़ रही है। रिपीट ऑर्डर बाय कस्टमर अवेलिंग दिस फैसिलिटी, ये भी आप देखेंगे तो रिपीटेड ऑर्डर आपको उसी कस्टमर से परसेंटेज और भी बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं अपन अपने रिक्वायरमेंट पार्ट में, जो वर्ब यूज किया गया है वो है एनालाइज। एनालाइज का अगर एकदम सिंपल मतलब अपन निकाले तो इसका मतलब होता है कैलकुलेशन प्लस जो आपने कैलकुलेशन किया है उसको आपको लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसमें मेरे हिसाब से जो रेशियो जाना चाहिए वो 30% आपका कैलकुलेशन, या मैक्सिमम मान लो 30 to 40%, और 60 to 70% आपका लैंग्वेज वाला पैटर्न जाना चाहिए जब भी एनालाइज वर्ब यूज करता है। पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वहां पे एडवाइस वर्ड यूज हुआ था, यहां पे एनालाइज वर्ब यूज हुआ है। एनालाइज द नॉन फाइनेंशियल मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ द डिवीजन ओवर द 6 मंथ पीरियड। फोकस करना है आपको क्वालिटी में, कहां इन्होंने क्वालिटी को 3 पार्ट में बाइफरकेट किया है। पहला क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी साइकिल, एंड क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये लास्ट वाला पॉइंट लिख देने से एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से और भी सिंपल हो जाता है। सिर्फ क्वेश्चन अगर फर्स्ट लाइन देता तो आपको फिर सर्च करना पड़ता कि भाई कौन से पॉइंट हमें लिखना है, कौन से पॉइंट नहीं लिखना है, लेकिन उसी क्वालिटी वाले नॉन फाइनेंशियल डायमेंशन को उन्होंने टोटल 3 पार्ट में बाइफरकेट करके दिया है, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिसके कारण कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके लिए सिंपल टू अचीव है। देखिए बेटा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पार्ट में एनालाइज वाला वर्ब हो गया, फिर नॉन फाइनेंशियल क्वालिटी पर हमें 3 एरिया पर हमें अपना आंसर देना है। इसमें आप देखेंगे तो थ्योरी 0% है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है आप अपने पूरे स्टडी मटेरियल में ढूंढ लीजिए, इससे रिलेटेड कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। जो भी आपने पढ़ा है अपने पूरे सिलेबस में, एक बार वो आपका माइंड उस तरीके से डेवलप हो जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो थ्योरेटिकल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 90% एप्लीकेशन पार्ट है, मतलब जो क्वेश्चन में चीजें दिया है उसी के आधार पर आपका मेजॉरिटी ऑफ द आंसर यहां पे डिसाइड होगा। सिर्फ और सिर्फ 10% यहां पे ये है जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको इंप्रूव करने के लिए जो आप सजेशन देंगे वो क्वेश्चन में नहीं दिया है,
तो मैंने उसको इमेजिनेशन पार्ट में रखा हूं। बाकी सभी चीजें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिल जाएगी, इसलिए कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर के। सबसे पहले एक सिंगल वर्किंग नोट बनेगा। ये सिंगल वर्किंग नोट में आपको जो भी पॉइंट्स दिए हैं, 5 to 6 पॉइंट दिए हैं, वो इंडिविजुअल मंथ्स के आपको दिए। आप एक काम करेंगे, उन सभी मंथ्स का टोटल लगाएंगे, जो भी परसेंटेज है एक एक पॉइंट का, उसको डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे सिंपल एवरेज, तो आपका एवरेज परसेंटेज आ जाएगा। अब सवाल उठता है, सर इसमें आपको कैसे पता लगा कि इसमें हमें एवरेज परसेंटेज निकालना है? ठीक है, मैंने बोल दिया, आपने मान लिया। ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता तो आपको कैसे पता लगता कि हमें इसमें एवरेज परसेंटेज निकालना है? तो लॉजिक बहुत सिंपल है बेटा। जो वर्ब यूज किया गया था वो एनालाइज वर्ब यूज किया गया है। एनालाइज में कंप्यूटेशन भी आता है और कंप्यूटेशन के साथ साथ इसमें आपका लैंग्वेज वाला पार्ट भी आता है। तो एज सच कंप्यूटेशन के लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो जो डेटा है उसको आप एक काम कीजिए, एवरेज निकालिए, तो आप ये बता पाएंगे आपका ओवरऑल पीरियड में एवरेज कितना था। और एक कोई पर्टिकुलर मंथ की आप बात कर रहे हो तो आप बता सकते हो इस पर्टिकुलर मंथ में उस एवरेज पे कम है या उस एवरेज पे ज्यादा है, बस ये बेनिफिट रहेगा। तो एनालाइज वर्क के कारण हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहे हैं। अब बात करते हैं अपन, पहला जो उन्होंने बोला है नॉन फाइनेंशियल क्वालिटी में, पहला पार्ट प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। क्या क्या चीजें हमारे पास? पहला जो मॉडिफिकेशन कर रहे वाला पॉइंट है प्रोडक्शन से रिलेटेड, दूसरा जो डाउन टाइम है हमारे पास वाला पॉइंट है हमारे पास, तीसरा जो आइडल टाइम है हमारे पास, वो 3 पॉइंट हम अपने प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में कवर कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला, हु विल बियर द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन? क्लियर कट क्वेश्चन ने बोला है कंपनी विल बियर द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। रीजन ऑफ डाउनफॉल इन परसेंटेज, मतलब आप एवरेज में बता देंगे कि जो डाउनफॉल हो रहा है आपका, जो क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है वो कितनी है। और देखिए डाउनफॉल यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे लगातार तो दिन पर दिन आपका मंथ बाय मंथ ये चीजें कम हो रही है और होनी भी चाहिए, है ना? क्यों होनी चाहिए ये फिर इमेजिनेशन पार्ट में हम थर्ड पार्ट में इसका लिखेंगे। रीजन ये है कि धीरे धीरे उस पर लर्निंग कर का कहीं ना कहीं इंपैक्ट आया होगा। जो बंदों के लिए भी नया एकदम बिजनेस मॉडल था, तो कस्टमर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना, उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे डील करना है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद वो बंदे सीखते गए। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे वो कम हो रहा है, लेकिन इसको और भी जीरो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर वो मेरा मेजरमेंट लेके बनाया गया और जब मैं वापस को वियर कर रहा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो इसको जीरो पर आपको लाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? अंडरस्टैंडिंग बाय डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, मैनेजर नहीं मैनेजर्स। देखिए यहां पे 2 बंदे इन्वॉल्व है। एक वो बंदा जो मेजरमेंट ले रहा है जो आपके फैक्ट्री रिटेल आउटलेट में है, और एक वो बंदा जो आपके फैक्ट्री में सेपरेट डिवीजन में उसको स्टिच कर रहा है। अब दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं है तभी जाके कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी फिटिंग वाली, ये तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वही बंदा मेजर लेता, वही बंदा उसको स्टिच करता तो कोई इश्यू ही नहीं है। वो बिल्कुल कस्टमर के साथ 1-to-1 कम्युनिकेट किया है। मेजरमेंट किसी दूसरे बंदे ने लिया है, कटिंग स्टिचिंग कोई दूसरा बंदा करेगा, तो जितनी प्रॉपर ट्यूनिंग होगी इन दोनों डिपार्टमेंटल मैनेजर के ऊपर, उतना ज्यादा हम कस्टमर को उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। फिर आप अपने लिए एक बेंचमार्क बना लीजिए कि मॉडिफिकेशन कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए एक पर्टिकुलर मंथ में। तो ये चेक रखेगा कि आप इसको एक्सीड तो नहीं कर रहे हो। परसेंटेज में बेंचमार्क रख सकते हो आप नॉन फाइनेंशियली कि इस परसेंटेज से ज्यादा कभी भी हमारा मॉडिफिकेशन एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो जो आपके आईसीआई में नहीं है, और वो है परेटो एनालिसिस, जिसको 80/20 रूल बोलते हो। क्योंकि इस मॉडिफिकेशन का डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा किस पर? आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर। तो जितनी जल्दी आप कर पाओ कम से कम उतना अच्छा है। लेकिन 80/20 रूल लगाने से क्या फायदा होगा? जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है उस पर आप बहुत जल्दी फोकस करोगे तो बहुत कम समय में आप इसको एक एक्सेप्टेबल परसेंटेज पे ला पाओगे। ठीक है। फिर सेकंड है डाउन टाइम। डाउन टाइम के रीजन क्या क्या हो सकते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। इसमें नॉर्मल रीजन भी हो सकता है, एबनॉर्मल रीजन भी हो सकता है। नॉर्मल रीजन है तो वी कैन डू एनीथिंग। एबनॉर्मल रीजन जैसे मशीन का चलते चलते अचानक बंद हो जाना, या जो वर्कर है वो अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंसी कम है, तो ये कहलाता है हमारा नॉर्मल आइडल टाइम। लास्ट 3 मंथ्स का अगर आप डाउन टाइम देखेंगे तो एक बहुत ही सीरियस कंसर्न मिल रहा है आपको। दिन पर दिन डाउन टाइम बढ़ते जा रहा है, जिस पर आप देखेंगे डायरेक्टली आपका इंपैक्ट पड़ता है डिलीवरी पर।
बंदों के पास अगर प्रोडक्टिव टाइम कम रहेगा तो डेफिनेटली जो आपने कमिटमेंट किया है वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। ऊपर से आपका वॉल्यूम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम दिन पर दिन बढ़ रहा है, और अगर आपका डाउन टाइम भी बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिले होगा। देखिए अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेड टू ऑर्डर का वॉल्यूम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है ना, एट द सेम टाइम आपका डाउन टाइम भी बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण इसका सीधा इंपैक्ट आपकी डिलीवरी पर आ रहा है कि आप अपने बंदों को टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैंने बोला जितना जल्दी ये हो पाए आप अपने डाउन टाइम को कम कर पाओ उतना अच्छा है। इसके लिए क्या क्या आप सजेशन दे सकते हो, आईसीआई ने दिया है, प्रोडक्शन मैनेजर को करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। फिर इसकी अर्जेंसी इसलिए है क्योंकि डाउन टाइम का डायरेक्ट रिलेशन डिलीवरी के साथ है, और डिलीवरी को आपने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है क्वेश्चन में, ये आपका सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसी के आधार पर आप इस बिजनेस मॉडल को आगे एग्जीक्यूट करोगे। फिर आइडल टाइम दिया है लेबर का, लेकिन यहां पे लेबर की प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे ब्रैकेट में लिखा है आइडल टाइम किसके कारण है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। तो हम बोलेंगे प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट का यहां पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, उसको ये चेक करना पड़ेगा यार सप्लायर से हमें टाइमली मटेरियल क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर सप्लायर से आपको टाइमली अवेलेबल मिल जाएगा मटेरियल तो वो आइडल टाइम प्रोडक्टिव में कन्वर्ट होगा, और अगर मैं अपना पूरा प्रोडक्टिव टाइम यूटिलाइज कर पाऊं तो डेफिनेटली मैं अपने कस्टमर को विद इन द टाइम डिलीवर कर पाऊंगा। तो इसका भी डायरेक्टली कोरिलेशन कहीं ना कहीं आपके डिलीवरी से भी है। तो प्रोडक्शन डाउन टाइम का और आइडल टाइम का दोनों का यहाँ पे लगभग जीरो लेवल पर आना बहुत जरूरी है। ये अगर एबनॉर्मल है क्योंकि इससे आपका डायरेक्टली डिलीवरी पॉइंट पर इंपैक्ट आता है। अब आते हैं डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस। हमने क्या कमिटमेंट दिया था कस्टमर को, हमने बोला था 3 वर्किंग डेज में हम आपको डिलीवर करेंगे, नहीं कर पाए तो 5% का हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो हमारा मॉनेटरी लॉस भी होगा यहाँ पे, दूसरा कंपटीशन है बॉस। अगर आपने डिले किया, डिस्काउंट दे भी दिया, बंदा अगली बार आपको ऑर्डर देने से पहले सोचेगा यार मुझे क्या ये टाइम पे डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, फिर एवरेज आप उसको कंपेयर कर सकते हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बड़ा ही सिंपल है बेटा, रिपीटेड ऑर्डर से आप देख सकते हो, अगर वही कस्टमर आपको रिपीटेडली ऑर्डर दे रहा है मतलब डेफिनेटली आपकी क्वालिटी और आपका प्रॉम्प्टनेस उसको पसंद आ रहा है। और सेल्स मिक्स आप देख रहे हो दिन पर दिन इसका बढ़ रहा है। ये जो आपने पॉइंट लिया था कि ये वैलिडेट करता है कि हाँ जो आपने सोचा था दिन पर दिन ये अगर मॉडल हमारा सक्सेसफुल हो गया तो मेक टू स्टॉक वाला मॉडल कहीं ना कहीं फिर हम रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए।